और कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया हैं, अच्छे होंगे। कल हमने मंदाकिनी पढ़ा, आकाशगंगा पढ़ी। आकाशगंगा क्या है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा बताई थी कल? 100 अरब आकाशगंगा है। और उस आकाशगंगा में जो हम रहते हैं, उस आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी आकाशगंगा है। और मंदाकिनी आकाशगंगा में जो हमारा सौर मंडल स्थित है, वो मंदाकिनी आकाशगंगा में मध्य रात्रि में एक दुग्ध मेघला दिखाई देती है, उसे मिल्की वे कहते हैं। उस मिल्की वे पर एक ऐरावत पथ है, उस ऐरावत पथ पर हमारा सौर मंडल स्थित है। मतलब कि हमारी पृथ्वी भी उसी पर ही स्थित है, उसी ऐरावत पथ पर। और पृथ्वी हमारा सौर मंडल का ही एक अंग है। ऐसा नहीं है कि सौर मंडल अलग हो और हमारी पृथ्वी अलग हो। इसके बाद हम जो आगे पढ़ते हैं वो सीरियस डॉग तारा। सीरियस डॉग तारा मंदाकिनी आकाश गंगा में ही है। ये सूर्य से 2 गुना बड़ा और 20 गुना अधिक चमकीला है। 20 गुना अधिक चमकीला है। और ये कहां पर है? मंदाकिनी में। और ये मंदाकिनी में स्थित है। ध्रुव या पोलारिस तारा। इसके बाद पढ़ते हैं ध्रुव या पोलारिस तारा। ध्रुव और पोलारिस तारा ये पृथ्वी पर सदैव उत्तरी गोलार्ध में दिखाई पड़ता है और एक ही स्थान पर दिखाई पड़ता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये पृथ्वी पर सदैव उत्तरी गोलार्ध में और एक ही दिशा में दिखाई पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ध्रुव हमेशा किस दिशा में दिखाई पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। और ऐसा नहीं कि उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दिशा को चेंज करता रहे, वो एक ही स्थान पर ही दिखाई पड़ेगा ये। ठीक है। और इसके बाद में आगे चलते हैं। एंड्रोमेड आकाशगंगा, इसको बोलते हैं देवयानी आकाशगंगा। ये क्या है? ये हमारी आकाशगंगा का मतलब मंदाकिनी आकाशगंगा के सबसे नजदीक आकाशगंगा है। कौन सी है? देवयानी। तो यहां पर लिख लेते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा के सबसे नजदीक आकाशगंगा।
और कल मैंने बताया था ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा है, 100 अरब। और 100 अरब में सबसे बड़ी आकाशगंगा है, क्या नाम बताया था, बताओ कमेंट करके। अच्छा, लाइमन अल्फा ब्लॉक्स, ठीक ठीक, सही है, सही बता रहे हो सभी। अब इसके बाद पढ़ते हैं तारे। हेड डाल लेंगे तारे। थोड़ा सा समझ लेते तारे के बारे में पहले। स्टार, तारे की उत्पत्ति कैसे हुई, इनमें कैसे प्रकाश उत्पन्न हुआ। आकाश गंगा के घूर्णन से इनके केंद्र में घूर्णन उत्पन्न हुआ। जो घूर्णन उत्पन्न हुआ तो हाइड्रोजन हीलियम गैस में चेंज हुई और इस प्रक्रिया के दौरान अपार मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो पढ़ लेते इसके बारे में। तारे के गुण क्या होते हैं, इनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होने का कारण क्या है, स्वयं का प्रकाश होता है और इसका कारण, इसका कारण है नाभिकीय संलयन क्रिया का होना। नाभिकीय संलयन क्रिया क्या होती है, हाइड्रोजन के दो अणु आपस में मिलते हैं और ये हीलियम में बदल जाते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन क्रिया बोलते हैं, संलयन क्रिया कहते हैं। संलयन क्रिया के बारे में और आगे बताएंगे काफी कि संलयन क्रिया क्या होती है। और तारे का एग्जाम्पल है सूर्य। सूर्य भी क्या है, तारा। सूर्य क्या है, तारा। ठीक है, अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य, सन। सूर्य की चाल 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये मंदाकिनी आकाश गंगा की नाभि की जो परिक्रमा करता है, वो परिक्रमा करने का समय परिक्रमा करने का जो समय है 22:30। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था। सूर्य की चाल 250 किलोमीटर प्रति सेकंड।
और ये मंदाकिनी आकाशगंगा की, और ये मंदाकिनी आकाशगंगा की नाभि की, आकाशगंगा की नाभि का एक चक्र, नाभि का एक चक्र 22.5 वर्ष में पूरा कर लेता है। तो ध्यान रखना है हमें, सूर्य की चाल 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और ये मंदाकिनी आकाशगंगा की नाभि का एक चक्कर 22.5 वर्ष में लगा लेता है, और इससे 22.5 वर्ष में एक चक्कर लगा लेता है। इसे हम बोलते हैं, इससे एक चक्कर लगाने को, एक चक्कर को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। एक चक्कर को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड वर्ष। तो एक ब्रह्मांड वर्ष कितने का होता है? 22.5 वर्ष का होगा। कई बार पूछा गया है ब्रह्मांड वर्ष कितने का होगा? 22.5 वर्ष का होगा। इसे उतार लें और फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तारे के रूप में परिवर्तन। तारे के रूप में परिवर्तन क्या होता है? पहले ये तारा होता है, तारा होने का मतलब क्या होता है? इसमें हीलियम गैस है ना, हाइड्रोजन गैस में बदल रही होती है। उसके काफी समय, करोड़ों वर्षों के बाद में फिर तारे में क्या होता है? छोटा तारा होगा तो वो जल्दी हो जाएगा, बड़ा तारा होगा, ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय हीलियम इसमें से खत्म होगी उस समय ये क्या बन जाएगा? रक्तवामन। इसकी जो कंडीशन होगी इस तारे की, उस स्थिति को बोलेंगे रक्तवामन। तारे की दूसरी जो स्थिति होती है वो तारे की दूसरी स्थिति होगी रक्तवामन। और इसके बाद इसमें जो घटना होती है एक तारे में, उसे बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या घटना होती है? तारे में एक विस्फोट होता है, उसे बोलते हैं सुपरनोवा। तारे में विस्फोट होने की क्रिया को सुपरनोवा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सुपरनोवा। सुपरनोवा में क्या होता है? हीलियम के कण कार्बन के कण में बदल जाते हैं। कार्बन के कण में बदल जाते हैं। इसके बाद में जो घटना होती है वो काला वामन होता है। उसके बाद में इसके बाद जो घटना होगी वो न्यूट्रॉन तारा होगी। और अंत में जो घटना होगी वो ब्लैक होल की घटना होगी। ब्लैक होल की जो घटना होगी वो उस समय इसकी स्थिति तारे की वो हो जाती है कि इसमें से प्रकाश भी गुजरे तो प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। ये हर वस्तु, इसका घनत्व तो इतना ज्यादा हो जाता है कि हर वस्तु, और ग्रेविटी इतनी हो जाती है कि हर वस्तु को अपनी ओर ये खींचना स्टार्ट कर देता है। तो इस बात से ऐसे समझ सकते हैं कि दोलन जो सिद्धांत दिया था डॉक्टर एलन संडेजा ने कि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी,
तारा बनेगा, रक्त वामन बनेगा, सुपरनोवा घटना होगी, काला वामन होगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा। उसके जो तारे की अंतिम अवस्था होगी, ध्यान रखना ये कौन सी अवस्था होती है, तारे की अंतिम अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारे की अंतिम अवस्था क्या होती है, ब्लैक होल। ब्लैक होल हो जाएगा तो हर वस्तु को अपनी ओर ये खींचेगा, फिर एक दानव रूप ले लेगा और फिर एक बहुत बड़ा खंड बन जाएगा, फिर इसमें से विस्फोट होगा, तारा बनेगा। बहुत इसी तरीके से प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी और ये कभी खत्म नहीं होगी। और ये सिद्धांत किसने दिया था, डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं। श्वेत वामन रहेगा। सुपरनोवा के बाद में जो घटना होती है श्वेत वामन की होती है। वैसे इंपोर्टेंट इसमें क्या है, तारा सुपरनोवा क्या होती है, तारे में विस्फोट होने की क्रिया को सुपरनोवा कहते हैं। तारे की अंतिम अवस्था क्या होती है, ब्लैक होल होता है। ये पूछ लिया जाएगा सुपरनोवा घटना में क्या होता है, हीलियम के कण कार्बन के कण में बदलते हैं, और ब्लैक होल के बाद में फिर इसकी अवस्था किसमें बदलती है, तारे में बदलती है। बस इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, सही है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं न्याहारिका। न्याहारिका क्या है, सौर मंडल का जो जनक है वो न्याहारिका है। सौर मंडल का जनक न्याहारिका। इसका मतलब क्या हुआ, न्याहारिका के द्वारा सौर मंडल का जन्म होता है। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो उसका जन्म किसके द्वारा हुआ है, न्याहारिका के द्वारा, या नेबुला। ब्रह्मांड में लगभग 3 करोड़ न्याहारिका है। ये गैस और धूल कण से निर्मित होती हैं। और ये समीपवर्ती तारे से प्रकाशमान होती हैं। मतलब इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम न्याहारिका एंड्रोमीडा है। और सबसे हल्की न्याहारिका ओरियन स्वाट। ओरियन स्वाट
ये सबसे हल्की नीहारिका है। ठीक है, इतने पॉइंट इंपोर्टेंट है इसके बारे में, दोबारा से समझ लेते हैं। नीहारिका जिसे हम क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं इसको ही, नेबुला करके भी आ जाता है नाम इसका, नेबुला। सौर मंडल का जनक नीहारिका को बोलते हैं। ब्रह्मांड में लगभग कितनी नीहारिका है, 3 करोड़ है। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। और ये किससे चमकती हैं, पास वाले तारों से चमकती हैं। पृथ्वी के सबसे निकट जो नीहारिका है एंड्रोमीडा है, और सबसे हल्की नीहारिका है ओरियन स्वोर्ड है। इसके आगे पढ़ते हैं। अरोरा क्या होता है कि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को देखते हैं, तो हमें एक सफेद चादर की तरह दिखाई देती है कि पृथ्वी एक सफेद चादर ओढ़े हुए है। और ये कहां से दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष से दिखाई पड़ता है। तो ये पृथ्वी है, और ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये इसका साउथ पोल है। समझ लेते हैं कि यार ये स्पेस है, और सूर्य का प्रकाश जा रहा है। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में यहां से सूर्य का प्रकाश प्रवेश करेगा, और ये 7 रंगों में धूल कणों से टकरा करके विभक्त होगा। जब हम अंतरिक्ष में खड़े होंगे तो हमें दोनों ध्रुव ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि हमारी पृथ्वी क्या है कि एक सफेद चादर ओढ़े हुए है। तो इस तरीके के जो अरोरा होता है, जो ये होता है नॉर्थ पोल, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव में बनने वाले अरोरा को बोलते हैं बोरियालिस अरोरा। उत्तरी ध्रुव में जो बनेगा ये अरोरा, इसको कहेंगे बोरियालिस, बोरियालिस। जबकि दक्षिणी ध्रुव में बनने वाले अरोरा को, दक्षिणी ध्रुव में बनने वाले अरोरा को क्या कहेंगे, आस्ट्रलिस, आस्ट्रलिच, आस्ट्र, इसको आस्ट्रलिस कहेंगे, आस्ट्रलिस। पॉइंट बनाकर लिख देते चलो। उत्तरी ध्रुव पर बनने वाले अरोरा को बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पर बनने वाले अरोरा को आस्ट्रलिस कहते हैं। स्पेस में अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, वहां पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है ना। तो ध्यान रखना, अरोरा क्या होता है, अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को देखते हैं या दक्षिणी ध्रुव को देखते हैं तो ये सफेद चादर की तरह दिखाई देता है, सफेद चादर की तरह, सफेद चादर की तरह दिखाई पड़ता है। और ये भी सफेद चादर की, इधर भी सफेद चादर की तरह दिखाई पड़ेगा कि सफेद चादर की तरह है ये। और इस तरीके से इस तरफ बनने वाले अरोरा को बोरियालिस कहेंगे, इस तरफ बनने वाले अरोरा को आस्ट्रलिस कहेंगे।
उल्कापिंड। उल्कापिंड के बारे में पहले समझ लेते हैं, उल्कापिंड होता क्या है। ये उल्कापिंड हमारे सौर मंडल का मलबा होता है। उल्कापिंड क्या होता है? सौर मंडल का मलबा। कभी कभी क्या करता है ये, ऐसा नहीं कि मलबा है जैसे हमारे ये मलबा आया, मलबा डला हुआ है, मलबे को आई मशीन उठा ले गई, ऐसे ही वहां पर पड़ा रहता है। हमारे अंतरिक्ष में मलबा पड़ा रहता है और एक तरफ पड़ा है, ऐसे कुछ नहीं है। मलबा का मतलब है बहुत छोटे छोटे बारीक पिंड है, जो कि ऐसे नहीं कि एक जगह इस तरह भी हो, बहुत तेज गति से चक्कर लगा रहे हैं। और चक्कर किसके लगा रहे हैं? ये चारों तरफ सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगा रहे हैं सभी। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं उल्कापिंड, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी है सॉरी, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो क्या करती है, इनको बहुत तेजी से अपनी ओर खींचती है। जब इनको खींचती है तो हवा के कण, हवा और इसके मध्य घर्षण लगता है, और उस घर्षण के कारण क्या होता है, ये उल्कापिंड जलने लगते हैं और आते आते पृथ्वी पर ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कुछ उल्कापिंड जो पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाते हैं और वो आकर के गिर जाते हैं, उन्हें उल्कास्म कहते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड है, उसका नाम होवा वेस्ट है। ये कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, नामीबिया देश में। भारत में भी जो महाराष्ट्र जिले में जो लूनार एक झील है, ऐसा माना जाता है कि ये भी उल्कापिंड के द्वारा ही निर्मित है। अब इसके बारे में ना कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो टेस्ट में आते हैं। हाँ, पॉइंट लिखते हैं इसके उल्कापिंड के। उल्कापिंड को है ना सामान्यतः टूटता हुआ तारा अथवा टूटा हुआ तारा कहते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण जलने लगते हैं। और अगला पॉइंट, और पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में कल है ना, इसके अगले पॉइंट कल चलाएंगे। उल्कापिंड को स्टार्टिंग से ही कराएंगे कल, आज के लिए बहुत है। कल उल्कापिंड से ही स्टार्टिंग क्लास होगी, आज समझाया था। ठीक है, ओके, धन्यवाद।